नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिला लगातार बढ़ता जा रहा है रेड जोन की तरफ। महज 24 घंटे में फिर मिले कोरोना के 30 मरीज। अब तक की रीवा की यह सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर का जायजा लेने निकले कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त। कई दुकानों को किया सील। नगर निगम कर्मचारी की मनमानी व भ्रष्टाचार गरीब महिला के लिए बनी बड़ी मुसीबत। और परिवहन कार्यालय में खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा जिले में हो चुके हैं 100 से अधिक कंटेनमेंट जोन। वहीं कोरोना के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मेडिकल कॉलेज चिकित्सकों के बाद अब विंध्या हॉस्पिटल व चौरसिया नर्सिंग होम में भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा सिविल लाइन थाने में पदस्थ 2 आरक्षकों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। कुल मिलाकर मंगलवार को जिले भर में फिर से 30 संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। अब तक की सबसे बड़ी संख्या बताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विंध्या हॉस्पिटल व चौरसिया नर्सिंग होम की ओपीडी को बंद करा दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। देश दुनिया व प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले में भी अत्यंत तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्थिति अत्यंत खराब हुई है। अगर हम बात करें रीवा जिले की तो यहाँ 15 डॉक्टर मेडिकल कॉलेज के भी संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके बाद विंध्या हॉस्पिटल और चौरसिया नर्सिंग होम में भी मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस बात से पूरी तरह से प्रशासनिक अमले के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी देखी जा रही है। जिस तरह से रीवा में आए दिन बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, वह जिले के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में जब तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 व पुलिस लाइन समेत चौरसिया नर्सिंग होम में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। जहां जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं उस एरिया को प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां की व्यवस्था बनाई जा रही है। रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में लगभग 15 केसों की जानकारी मिली हम लोगों को अलग अलग वार्ड क्रमांकों में। उसी के हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, साथ में पेशेंट की शिफ्टिंग के साथ साथ उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सैनिटाइजेशन और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। ये वार्ड क्रमांक 10 में है, पुलिस लाइन में है, 2 केसेज यहाँ पर हैं और चौरसिया नर्सिंग होम और अलग अलग स्थानों पर केस ट्रेस किए जा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी हमको 2 पता चले हैं, शहर सिविल लाइन थाने से संबंधित है, दोनों आरक्षक हैं। शिफ्टिंग कराई जा रही है, एम्बुलेंस बुलाई गई है शिफ्टिंग कराने के लिए। उन्हीं पे बुलाने में इंतजार किया जा रहा है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस आ जाती है शिफ्ट करा दिया जाए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली गई है। वहीं जब इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रदेश व देश के साथ साथ रीवा में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सैंपलिंग कराई जा रही है। यही वजह है कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी तक में रीवा जिले में 242 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें 22 से अधिक मरीज महज 24 घंटे के भीतर आए हैं। टोटल संख्या की बात की जाए तो अब तक में यह संख्या 30 हो चुकी है। अभी रीवा में एक्टिव केस की बात करें तो इसकी संख्या 117 है। वहीं 122 केस रिकवर होकर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। वहीं अब जिले में 100 से अधिक कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या चौरसिया नर्सिंग होम समेत विंध्या हॉस्पिटल में भी पाई गई है, जिसके बाद जहां चौरसिया नर्सिंग होम को सील कर दिया गया है, वहीं विंध्या हॉस्पिटल को बड़ी संख्या में मरीज भर्ती होने की वजह से महज OPD बस बंद कराई गई है तथा अस्पताल के कर्मचारियों की भी सैंपलिंग कराई जा रही है। अभी तक लगातार 8 से 900 रिपोर्ट पेंडिंग बताई जा रही है। अभी एक्चुअली केसेस इस समय कोरोना के तो जैसा कि पूरे प्रदेश और देश में हो रहा है, यहाँ भी केसेस की संख्या ज़्यादा मिल रही है और उसका मुख्य कारण है कि इस समय यहाँ पर सर्वे का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और सैम्पलिंग खूब ज़्यादा हो रही है। हमने अभी इस महीने लगभग 10,000 से ज़्यादा सैंपल हमने केवल इसमें जुलाई में किया है। अभी सैंपलिंग बढ़ने से निश्चित तौर पर केसेस की संख्या भी खोजी जा रही है। टोटल अभी हमारे पास इस समय वर्तमान में 242 केस अभी तक रीवा में पॉजिटिव आए हैं। आज हमारे पास 22 केस पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में और वर्तमान में हमारे पास अभी
117 एक्टिव केसेस हैं और हमारे पास 122 केसेस को जो रिकवर होकर के स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और स्थिति ये है। बाकी हमारे पास रहने के लिए मरीजों के प्रधानमंत्री आवास है जिसको डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। 2 जगहों में हमने मरीज को होम आइसोलेशन के नाम पर भी रखा है। यहाँ ग्रुप में एक सिंधी धर्मशाला है, वहाँ पर पूरे धर्मशाला को लेकर के उसमें करीबन हमने 15 जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं तो जिला प्रशासन की अनुमति से वहाँ रखा हुआ है। और एक गोड़हार मोड़ के पास हॉस्टल है, वहाँ भी 9 लोगों को होम आइसोलेशन के नाम पर रखा गया है, पेशेंट को आइसोलेशन में रखा गया है। और बाकी जो भी नियमानुसार प्रोटोकॉल के तहत उपचार है उसकी व्यवस्था की जा रही है। अभी तक टोटल हमारे पास कोरोना पॉजिटिव मरीज 242 अभी तक पूरे अभी आज तो हमारे पास 22 केसेस आए, मतलब पिछले 24 घंटे में 6 बजे सुबह तक के 22 केसेस कल प्राप्त यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं और उसी हिसाब से अभी हमारे पास एक्टिव केसेस की संख्या 117 है। कंटेनमेंट एरिया कितने बनाए गए? कंटेनमेंट एरिया क्या रेगुलर बढ़ते चले जाते हैं, जिनका टाइम पूरा हो जाता है उसका वो हो जाता है। अभी हमारे पास लगभग 100 से ऊपर कंटेनमेंट एरिया हो चुके। चूँकि केसेस की संख्या 14 दिन तक कंटेनमेंट बनाया जाता है तो मरीज छुट्टी होने के बाद भी कंटेनमेंट एरिया 4 दिन तक और चलता रहता है। तो ये अभी इसका शाम के वो करते हैं पूरा कैलकुलेशन कि कितने बने कितने घटे, तो उस हिसाब से अभी लगभग 100 से ज़्यादा ही कंटेनमेंट एरिया। ये सही है कि चौरसिया नर्सिंग होम में एक पॉजिटिव पेशेंट वहाँ पे एक्सीडेंट का केस आया था, हड्डियाँ में फ्रैक्चर था, उसकी सर्जरी की गई थी, उसका उपचार किया गया था, उसके बाद जांच कराई गई तो पॉजिटिव आया है। वहाँ के प्रशासन को चौरसिया नर्सिंग होम के सूचित कर दिया गया है कि आप अस्पताल में ओपीडी तत्काल बंद कर दें, मरीज की एंट्री कम से कम 5 दिन के लिए अभी ना करें, पूरे अस्पताल को सैनिटाइज कराएं और जो भी संबंधित चिकित्सक या स्टाफ है उसको 5 दिन के लिए अभी तत्काल क्वारंटाइन करें। इसके बाद जांच करा करके पुनः यदि वे निगेटिव रहता है तो अस्पताल संचालित किया जा सकता है। विंध्या हॉस्पिटल के लिए भी यही प्रोटोकॉल है, क्योंकि विंध्या हॉस्पिटल में मरीज अभी भर्ती हैं, करीबन 50-55 मरीज भर्ती हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को वहाँ से हटाना संभव नहीं। उसमें कुछ हृदय रोग के जिनके ऑपरेशन भी हुए वो भी भर्ती हैं, कुछ डिलीवरीज भर्ती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको तत्काल पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। और जैसे पूरा अस्पताल धीरे धीरे सैनिटाइज हो जाता है, मरीज नई भर्ती वहाँ पर रोक दी गई है और सैनिटाइज होने के बाद स्टाफ का सैंपल कराया जाना है और सैंपल में निगेटिव पाए जाने पर अस्पताल को पुनः संचालित किया जा सकता है। अभी तत्काल बंद नहीं किया गया है, लेकिन ओपीडी का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्थिति है नहीं, रिपोर्ट्स तो हमारे पास लगभग 500 जितने सैंपल हम पिछले दिन भेजते हैं वो सब रिपोर्ट पेंडिंग हो जाती है। कल हमने 596 सैंपल भेजे थे तो 596 में कुछ रिपोर्ट की कल की तो आ चुकी हैं, बाकी तो दिन भर आती रहती हैं। ये पेंडेंसी बताना तत्काल में संभव नहीं हो पाता है। लगभग हमारे पास पूरे रीवा जिले में लगभग अभी करीबन 800 से 900 रिपोर्ट्स हमारी पेंडिंग चल रही हैं। 500 तो एक ही दिन की रहती हैं, तो पिछले दिन की रहती है, उसके कुछ पिछली भी रिपोर्ट्स है 1-2 रोज़ पहले की यदि नहीं आ पाती तो पेंडेंसी में जुड़ती जाती है। तो लगभग 800 के आसपास की रिपोर्ट तत्काल में पेंडेंसी हो सकती है अभी वर्तमान में। शहर का जायजा लेने भ्रमण पर निकले रीवा कलेक्टर व नगर निगम कमिश्नर। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर की गई चालानी कार्यवाही। शासन प्रशासन के लगातार निर्देशन के बाद भी कई व्यापारी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में आमादा हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश की भी अवहेलना रीवा शहर में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी वजह कोरोना संक्रमण के फैलने की मानी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा उल्लंघन मोबाइल दुकानदार व दवा विक्रेता कर रहे हैं। यहीं से संक्रमण फैलने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। इस दिशा में प्रशासन लगातार लोगों को समझाइश भी दे रहा है, बावजूद इसके व्यापारी मनमानी व लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए रीवा कलेक्टर ने मंगलवार को स्वयं निगम कमिश्नर के साथ शहर का जायजा लिया और आधा दर्जन से अधिक दुकानों पर चालानी कार्यवाही कर दुकानों को सील किया गया। यह कार्यवाही सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर की गई है। कलेक्टर द्वारा जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं उसमें अमैया स्थित ओम केक, श्याम ग्लास हाउस के अलावा शिल्पी प्लाजा स्थित बाबी मोबाइल तथा घोड़ा चौक के समीप शंकर मेडिकल स्टोर समेत अन्य दुकानें शामिल हैं। वहीं बाबी मोबाइल के खिलाफ 10,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका गया है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लगातार रीवा में कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है,
वहीं व्यापारी सबसे ज़्यादा शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां भी उड़ाते देखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा दिक्कतें भी व्यापारियों द्वारा ही निर्मित की जाती हैं। सास बहू साड़ी सेंटर संचालक व इसका परिवार इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। हालांकि इस दिशा में लापरवाही करने वाले व्यापारियों के खिलाफ प्रशासन पूरी तरह से सख्त कदम उठाने कमर कस चुका है। बावजूद इसके अभी भी रीवा शहर में कई ऐसे मोबाइल दुकान चलाने वाले लोग हैं जो लगातार हो रही कार्यवाहियों के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जहां कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व निगम आयुक्त मृणाल मीणा बाबी मोबाइल शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने की कार्यवाही कर रहे थे, वहीं शहर के कई अन्य मोबाइल दुकान संचालक खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए, जिसमें आकाशगंगा मोबाइल शॉप के अलावा भी अन्य मोबाइल दुकानें शामिल हैं, जहां लगातार जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की बखिया उधेड़ी जा रही है। की गई कार्यवाही के संबंध में नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा से बात की गई तो उनके द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया। एक्चुअली यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता था। कुछ दिनों से यहाँ पे नगर निगम की टीम के द्वारा सर्कल्स भी बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए ताकि ग्राहक उसमें खड़े रहें और मास्क वगैरह का उपयोग करें। तो इस दुकान पे अभी निरीक्षण के टाइम पे उसका पालन करते हुए नहीं पाया गया, तो दुकानदार पे जुर्माने की कार्रवाई और दुकान बंद करवाने की कार्रवाई। इसके पहले दुकानदार द्वारा कई बार इनको वार्निंग दी गई थी, कई बार इनके यहाँ निरीक्षण किया गया था और कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ लगातार भीड़ देखी जा रही है। नहीं, नगर निगम की टीम भी राउंड पे, हम भी स्वयं राउंड पे, जहाँ जहाँ पे इसका उल्लंघन पाया जाता है कार्रवाई की जाए। अभी वही निर्देशित किया, अभी टीम आके उसकी पूरी कार्रवाई करेगी। इसीलिए दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है कि आगे से इसका इस तरीके का उल्लंघन ना किया जाए। नगर निगम की उदासीनता बनी गरीब महिला के लिए बड़ी आफत। नगर निगम में तैनात बाबू की मनमानी के चलते प्रधानमंत्री आवास से वंचित महिला। खपरेल घर गिरा, बरसात के महीने में सड़क पर रहने को मजबूर। इस महिला की कहानी दिल को दहला देने वाली है। आपका दिल महिला की इस बेबसी को देखकर भी दहल जाएगा, किंतु नगर निगम रीवा में पदस्थ बाबू लखेरा का जरा भी दिल नहीं पसीजा और घूस नहीं मिलने के कारण महिला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आवेदन किया गया था उसे गायब कर दिया गया। इधर गरीब व लाचार महिला तकरीबन 2 साल से आवास योजना का लाभ पाने नगर निगम व लखेरा बाबू के पास चक्कर काट रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस सबसे बड़े सपने पर पानी फिरता नजर आ रहा है। यह मामला है नगरपालिक निगम क्षेत्र के नई बस्ती पड़रा का, जहां दीनहीन हालत में एक खपरेल जर्जर घर में बेवा महिला रमा यादव अपने 2 बच्चों के साथ रह रही है। महिला के पति की मौत पहले ही हो चुकी है। अब पीड़ित महिला अपने 2 बच्चों के साथ इसी घर में रहती है और मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से बच्चों का पालन पोषण करती है, किंतु चल रहे लॉकडाउन की वजह से उसमें भी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसी स्थिति में जब इस गरीब महिला के पास जहां खाने के लिए अन्न नहीं है, वहीं रहने के लिए छत भी छीन चुकी है। ऐसी स्थिति में लखेरा बाबू द्वारा महिला से प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने की एवज में बतौर घूस मांगी गई 20 से 25 हज़ार रुपये की रकम कहां से आए, यह एक बड़ा संकट इस महिला के सामने खड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर महिला दिन में काम न करे तो इसके घर में चूल्हा जलना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में उसके लिए काम धाम छोड़कर रोज़ नगर निगम का चक्कर लगाना भी मुश्किल काम है। इन हालातों से महिला जूझ ही रही थी कि इसके सामने ईश्वर ने एक और आफत डाल दी। आपको बता दें कि जिस टूटे फूटे मकान में महिला अपने 2 बच्चों को लेकर रहती थी, उसकी भी छत गत दिवस अचानक भरभरा कर गिर गई। गनीमत यह रही कि इस घटना में लोग बाल बाल बच गए हैं। लोग तो किसी तरह से बच गए, परंतु महिला के घर में रखा खाने पीने का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद अब महिला को रहने के लिए छत भी नसीब नहीं है। आप देख सकते हैं कि सड़क से कितनी गहराई में महिला अपने इन बच्चों के साथ रहने को मजबूर होती है, जहां थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पूरे घर में पानी भर जाता है। आइए हम आपको सीधे इस पीड़ित महिला से ही रूबरू कराते हैं। इस समय यही सर रहते हैं, कहाँ जाएंगे? आदमी तो है ही नहीं है मेरा कि मैं कहीं चली जाऊंगी, इसी घर में रहती हूँ। सर दरवाजा नहीं, मैं ऐसे बच्चे लिए अपना वहीं अंदर रही आई रात भर। अब कहाँ जाऊँ? ये ऐसे गिर गया कि जैसे वो टूटी थी तो मैं इसके लगा रही थी तो पूरा गिर गया नीचे का। उसको रोक रही थी कि मतलब गिरे ना, तो और ऐसे रहने के लिए रहा। तो जब मैं लगाई तो वो
पूरा गिर गया तो जनो बच्चे, ये पहाड़ी थी लड़की, बच गई। मैं फिर उधर भाग गई। तो आप फार्म भी 2 साल से डाल, जैसे पानी भर जाता है साला, 2, 3, 4, 5 साल से परेशान हूँ। तो जैसे कोई हो मन से रुभागे मैं जाती हूँ, काम भी करती हूँ, तो बच्चे जो उधर दौड़ती हूँ तो बच्चों को पेट मारा जाता है, कौन खाने को देगा? उसी का सर फार्म भरी हूँ, 2 साल से कोई देखने नहीं आया। फिर इस बार जब कोई नहीं सुना है तो लखेरा साहब के हाथ में मैं अपनी फाइल दे के आई हूँ और उनसे यही समस्या बता के आई हूँ। ये साथ में गए थे, मेरा पड़ोसी, मैं नहीं जानती थी उधर ऐसे कि मच्छरदानी नहीं जानती सर, ये नगर निगम जानती थी। तो बोले कोई 45 नंबर में जाओ। भाई सर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कहाँ जानूँ कि क्या लिखा है। तो 10-15 रोज, महीना में 2-4 रोज भागूँ तो कहीं ये नंबर जाओ वो नंबर जाओ, तो मैं फिर 2-4-10 रोज नहीं गई। जब फिर पानी भरने लगा फिर सोची कि मैं आज 2 साल से फार्म भरती हूँ, कोई सुनता नहीं है। अब फार्म नहीं जमा करूँगी, अब फार्म लखेरा साहब के जो कोई होगा उसको दूँ। फिर सर को दिए हाथ में, कोई आया नहीं है, हो गया इतने में घर ही गिर गया। अब सर ये वजह तो नहीं मेरे को जानकारी है कि काहे के लिए मेरा कंप्यूटर में नहीं चढ़ता, क्या चीज़ है क्या नहीं है। कितनी बार जा चुकी हैं आप नगर निगम? मैं तो उधर 10 बार जा चुकी हूँ, 2 साल से सर दौड़ रही हूँ। वो सर कहेंगे सर आपका आ जाएगा, हो गया, आप वो नंबर में जाइए, वो नंबर में जाइए। तो कंप्यूटर में आधार कार्ड से दिखाई कि मेरा सर मैं फार्म जमा करके आई हूँ, तो मेरे तो कहीं दिखावा, तो फिर उसको आधार कार्ड जब दी तो कहीं तुम्हारा आया भी नहीं है। हेल्पलाइन कॉल वहाँ से करी, वहाँ भी मेरा सब जांच करके आज वो करीन फार्म भरीन, तो वहाँ से भी कोई कुछ नहीं है, कहीं तुम्हारा नाम ही नहीं है। अभी तो इसी में रह रही हूँ, कहाँ जाए सर? इसी में रहने पड़ोसी आए तो फिर इसको मैं अपने से इसको बनाई, फिर वो लड़के बच्चों को बुलाई तो सब वो करे उधर टांग दी हो बल्ली, हो गया। अब 25,000 रुपये मांग रहे हैं तो मैं कहाँ दूंगी? रोज का खाना कमाना है सर। कौन 25,000 रुपये? वही सर मांग रहे हैं तो हम कहाँ से देंगे? लखेरा सर। अब हम लखेरा सर वही नगर निगम के हैं, अब हम क्या बताएं कि क्या। वो बोले कि कुछ खर्चा पानी जैसे वही दें, तो हम कहाँ से दें बताइए? जैसे ही 20-25 हज़ार सब लोग जिसका जिसका मंजूर है तो वो बताएं। तो जब मैं सुन ली तो मैं तो फिर मेरा दिमाग ही कहाँ से हम आगे कि आप 25,000 रुपये दे दीजिए। वो 25,000 है, बोल रहे थे कि खर्चा पानी जैसे, तो फिर मैं फाइल दे के चली आई। क्या करूँ सर? फाइल मेरा कहीं गया नहीं है सर। अब कंडीशन है कि ना मेरा कंप्यूटर में चढ़ा है, ना कोई सर्वे करने आया है। अब तो घर कुछ नहीं दिए हैं सर, फार्म बस ले लिए। परिवहन कार्यालय में खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, इस ओर जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। ये कार्यालय है परिवहन विभाग का, जहां कोरोना संक्रमण का भय ना तो जिम्मेदार अधिकारियों को है, ना ही यहां आने वाले लोगों को। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ किस तरह से खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता भी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कार्यालय में लोगों की भीड़ देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार भी अपनी कुर्सियों से नदारद देखे जा रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का जरा भी पालन कहीं होता नहीं दिख रहा है। रीवा जिला परिवहन कार्यालय में कोरोना संक्रमण का जरा सा भी भय यहाँ के जिम्मेदारों में नहीं दिखाई दे रहा है। अधिकारी पूरी तरह से अपनी कुर्सियों से नदारद हैं, तो वहीं लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराने वाला कोई नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के गोले तो बनाए गए हैं, परंतु इसका पालन करने कराने वाला कोई नहीं है। कार्यालय में इतनी भीड़ थी जहां काम करने वाला मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आपका बंसराज क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, तमाम कोरोना वायरस है, यहाँ इस चीज़ का डर नहीं है क्या? अब इतनी भीड़ है, डर तो है, तभी सुरक्षा से आदमी काम करता है, पब्लिक का काम। अब क्या इतनी भीड़ लगी हुई है, अभी आपने देखी कितनी भीड़ थी यहाँ पर? भीड़ ही अभी ये गोलंबर है तो चारों तरफ तो भीड़ रहेगी भी। अब क्या करें? गोलंबर कहाँ ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े हैं किसके? अब ये साहब बड़े साहब लोग करेंगे, अब क्या करें भैया? बड़े साहब लोग नहीं ध्यान देते हैं इस मामले में। बड़े साहब लोग नहीं ध्यान देते। अब वो वाला सेक्शन है वहाँ पे पूछिए भैया। कहाँ है, कौन है? वो वाला वो कंप्यूटर शाखा यहाँ का कौन है प्रभारी? यहाँ है बगल में बैठते, वहाँ है मेन वाले ऑफिस में। इसी संबंध में जब वहां तैनात सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी देवराज सिंह से बात की गई
तो उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये शिक्षार्थी लाइसेंस है। यहाँ लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है और पूरी तरह से कोरोना जैसा संक्रमण चल रहा है। जी जी। और इस कार्यालय में नहीं है क्या कोरोना का संक्रमण का डर? नहीं है सर, सब लोग मास्क वगैरह लगा के सब लाइन से खड़े होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं हो रहा है आरटीओ कार्यालय में। ये हम पब्लिक है सर, इनको समझाते हैं, ये मानते नहीं, बार बार इनको समझा के आते हैं कि लाइन से लग जाइए। यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं, कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं है, सिर्फ एक आदमी आपके कंप्यूटर में बैठा है। ये भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? बाहर चपरासी लोग लगे हैं कि कम से कम आदमी यहाँ भेजा जाए। 7 आदमियों के लिए लाइन बनी है कि 7 आदमी आए, फिर जब उनकी फ़ोटो खिंच जाए तब दूसरे 7 आदमी आए। यहाँ तो ऐसे बिल्कुल भीड़ चढ़ी हुई है, कहीं कोई एक सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं नज़ारा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है क्या? आप बताइए। आज भीड़ ज़्यादा है सर, आज 2-3 दिन गैप रहा ना, इसलिए आज भीड़ ज़्यादा हो गई है। नहीं तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ नहीं होगा? होगा सर, होना चाहिए। उसके लिए तो साफ सफाई पूरी किए हैं कि भाई वो चिन्ह बनवा दिए हैं यहाँ पे। चिन्ह तो बने हुए हैं, हाँ। लेकिन कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कोई करवाता है यहाँ? नहीं करवाते तो हैं, हम यहाँ ड्यूटी लगी है 4-5 लोगों की बाहर। जब कैमरा चालू हुआ उसके बाद जरूर हमारा कैमरा चालू हुआ तो 1-2 लोग यहाँ दिखे, जी बाकी पूरी भीड़ इकट्ठा जी यहाँ जी। लगी हुई है। हम स्वयं जाके अभी उनको बोलते हैं कि यहाँ भीड़ लगी है, इनको लाइन से लगवाओ, सब दूर करो। गेट में 4 आदमी बैठे हैं, मैं स्वयं जाके बोलता हूँ उनको। लेकिन मीडिया से बात करने के पश्चात वे स्वयं वहां मौजूद भीड़ को हटाते देखे जा रहे हैं। आप खुद देख सकते हैं लाइसेंस शाखा के जिम्मेदार बाबू किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैमरा चलने के बाद करवा रहे हैं। वहीं इस संबंध में आरटीओ के जिम्मेदार अधिकारी मनीष त्रिपाठी से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। परिवहन विभाग में काफ़ी भीड़ देखी जाती है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी वहाँ पे ना भी पालन होता है और ऐसा लगता है जैसे आरटीओ विभाग को कोरोना का कोई भय ही नहीं। देखिए, कोरोना का जो समय है, इस समय हमारी प्राथमिकता में है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। जो लोग आ रहे हैं, आवेदक आ रहे हैं, वहाँ गेट पर ही सिर्फ उसी व्यक्ति को अंदर आने दिया जाता है जिसके पास आवेदन हो। आवेदक के साथ भी जो लोग हैं उनको वापस करवा दिया जाता है और अंदर भी निरंतर प्रयास रहता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। हाथ बीच बीच में सैनिटाइज कराए जा रहे हैं सभी के, और ये हमारी प्राथमिकता है। और जो लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं भीड़ एकत्रित करने का, उनको हम लगातार हिदायत देकर बाहर कर रहे हैं, कार्यालय के बाहर उनको। और ये चलती रहेंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें अनिवार्य रूप से कराना है और ये हम करते रहेंगे। सर, ऐसी कोई चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिली, ना सैनिटाइज़र ना सोशल डिस्टेंसिंग, ऐसी कोई चीज़ें वहाँ देखने को नहीं मिली। नहीं, और व्यवस्था को और हम दुरुस्त करेंगे। एक्चुअली गेट पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो वैसे ही आपको एक टेबल, सैनिटाइजर और रजिस्टर मिलेगा, जहाँ पर गेट में घुसते के साथ ही हाथ सैनिटाइज कराना, और सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को ही हम अंदर आने देते हैं जो कि जिसका काम हुआ। और उनमें भी हम जो है जिनका काम या फ़ोटो बाद में खींचनी है लाइसेंस की, तो उसको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है बाहर अभी फ़िलहाल कार्यालय से बाहर जाएं, जब आपका समय आएगा। और हमने टोकन व्यवस्था भी करा रखी है, जिससे क्या कहते हैं सिर्फ वही व्यक्ति लाइसेंस खींचने वाले स्थान पर पहुंचे जिसका वास्तविक तौर पे लाइसेंस की फ़ोटो खींची जानी है। और टोकन के लिए हमने जो डिस्प्ले बोर्ड लगाया है वो ऐसी जगह पर लगाया है जहां पर्याप्त स्पेस है, जिससे पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग कायम रहे। सर, ज़्यादातर कुर्सियाँ वहाँ पे अधिकारियों की खाली नहीं मिलती है, तो ये जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे नहीं है? नहीं, बिल्कुल वहाँ पर जो है सब जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं सब अपनी सीट पर हैं। और वैसे आज तो खैर कुछ समय के लिए यहाँ पर आना पड़ गया था कलेक्ट्रेट में, क्योंकि यहाँ पर जो है बिल अंतिम प्रक्रिया में था बसों का, जहाँ पर जो है कुछ जानकारी एकत्रित करनी थी, देनी थी, जिस हेतु यहाँ पर आना पड़ा। बाकी जो है इस चीज़ को वहाँ पर निरंतर इसको देखते हुए और व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर निवर्तमान पार्षदों का विरोध, कहा पहले हो वार्डों का परिसीमन, उसके बाद कराई जाए आरक्षण प्रक्रिया। नगरीय निकाय चुनावों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसी दिशा में शासन के निर्देशन पर रीवा जिला प्रशासन भी वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराने में जुटा हुआ है, जिसकी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। लेकिन इस बीच रीवा के कई निवर्तमान पार्षदों द्वारा आरक्षण प्रक्रिया पर कई सवाल उठाए गए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही नगर निगम व नगर पंचायत की आरक्षण प्रक्रिया को लेकर भाजपा व कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह राजनीतिक विरोधाभास के चलते हो रहा है, बल्कि आरक्षण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।
और ऐसा माना जा रहा है कि आरक्षण प्रक्रिया में कई तकनीकी खामियां हैं। इस संबंध में निवर्तमान MIC सदस्य व भाजपा पार्षद नीरज पटेल से बात की गई, तो सुनिए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर उन्होंने क्या सवाल खड़े किए हैं। आरक्षण की प्रक्रिया में कोई आपत्ति मेरी नहीं थी। आरक्षण की प्रक्रिया के पहले परसीमन की बात मैंने कलेक्टर साहब को कही है और कलेक्टर साहब ने हमारी बातों को सुना और हमारी बातों को समझा भी और पूरी तरह वो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि बिल्कुल ये होना चाहिए। मेरी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो नगर निगम के 45 वार्ड हैं, 45 वार्डों में जो वेरिएशन है पॉपुलेशन का और मतदाताओं का, उन वेरिएशन को हम कम करना चाह रहे हैं। किसी वार्ड में 1800 मतदाता है तो किसी वार्ड में 10,000 मतदाता है, कहीं 4,000 मतदाता है तो कहीं 8,000 मतदाता है। हमारा ये कहना है कि जो मध्य प्रदेश सरकार के संसाधन है, नगर निगम की जो सुविधाएँ हैं, वो सारे वार्डों में बराबर बंटनी चाहिए। वार्डों में परसीमन न होने के कारण क्षेत्रफल किसी वार्ड का बहुत ज़्यादा है तो किसी वार्ड का बहुत कम है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि कुछ वार्ड तो ऐसे हैं जब वो मुश्किल से आधा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के हैं। वहीं आप वार्ड नंबर 4 में देखो जो कल्याण पेट्रोल पंप से शुरू होकर एयरोड्रम तक जाता है। तो सामान्य लोगों से और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि 37 नंबर, 36 नंबर, 30, 31, 32, 20, 22 जो ये वार्ड हैं, यहाँ की जनता को जो सुविधाएं मध्य प्रदेश सरकार के नगर निगम के माध्यम से मिलती हैं, वो सुविधाएं क्या 4 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी, 10 नंबर को मिल पाएंगी, 44 से 43 नंबर वार्ड को मिल पाएंगी? निस्संदेह नहीं मिल पाएंगे। तो मेरा कलेक्टर साहब से ये आग्रह था कि पहले वार्डों का परसीमन करा लिया जाए, वार्डों की जनसंख्या और वार्डों के क्षेत्रफल को बराबर कर लिया जाए, उसके बाद ही आरक्षण किया जाए। इस विषय को लेकर माननीय कलेक्टर साहब से मेरी आपत्ति है और आपके माध्यम से मैं आम जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये मात्र आपत्ति स्थानीय पार्षदों की नहीं थी, मात्र नीरज पटेल की या विनोद शर्मा की या रूपा जायसवाल जी की नहीं थी। ये आपत्ति आप सबकी होनी चाहिए कि आने वाले समय में आप बिजली, पानी, सड़क, नाली के लिए जो परेशान होते हैं, उस परेशान होने का मूल कारण यही है कि आपके कुछ वार्ड इतने बड़े हैं जहां संसाधन नगर निगम के पूरे नहीं पहुंच पाते। अगर जनता भी इस बात से इत्तेफाक रखती है तो भी हमारे साथ आए और इस आपत्ति पे अपना सहयोग प्रदान करे और कलेक्टर साहब से मिल के वार्डों के आरक्षण के पहले वार्डों का परसीमन कराए, तभी वार्डों में समुचित विकास हो पाएगा। यही हम लोग की आपत्ति थी। वहीं जब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता व निवर्तमान पार्षद विनोद शर्मा से बात की गई, तो उन्होंने भी वार्डों के वेरिएशन को लेकर सवाल उठाया और कहा कि वार्डों का आरक्षण वार्डों की जनसंख्या और क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अभी तक किसी वार्ड की जनसंख्या कम तो किसी वार्ड की ज़्यादा है। इसी तरह से क्षेत्रफल को लेकर भी बड़ी विडंबना देखी जा रही है। इसलिए जो आरक्षण प्रक्रिया कराई जा रही है वह पूरी तरह से नियम विरुद्ध है। इसके खिलाफ कोर्ट का रुख अख्तियार किया जाएगा। वहीं इनके द्वारा आरक्षण प्रक्रिया का बहिष्कार भी किया गया है। आप खुद सुनिए श्री शर्मा ने इस संबंध में क्या कहा। नगर पालिक निगम रीवा की आज वार्डों के आरक्षण की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि हमने आज के पहले भी जब पूर्व में कई दूसरे कलेक्टर थे तब भी मैंने ये पत्र दे करके ये कहा कि नगर पालिक निगम अधिनियम जो है हमारा वो कुछ और कहता है। अधिनियम हमारा ये कहता है कि पूरे वार्डों की जो मतदाता है यथासाथ लगभग बराबर होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन 10 से 15% का हो सकता है, हालांकि यथासाथ बराबर होना चाहिए। हमारे वार्डों की जनसंख्या ऐसी है कि कहीं की जनसंख्या 2000 से कम है और कहीं की जनसंख्या 8000 से ज़्यादा जनसंख्या नहीं मतदाता। हम लोगों ने इसके लिए पहले भी बात की और टी लैया राजा कलेक्टर साहब से भी हमने बात उनके सामने रखी और उन्होंने भी इस बात को माना कि आपकी जो समस्या है जिनाइन है, आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये जनता की समस्या है। जनता की समस्या कैसे है? जहाँ पे आप ये सोचिए कि 2000 जनसंख्या होगी जिस वार्ड में, वहाँ पे आराम से झाड़ू हो जाएगा, आराम से सफाई हो जाएगी, आराम से विकास कार्य हो जाएंगे। और जहाँ की जनसंख्या 11,000 है, उतने ही लेबर में, उतने ही संसाधन में, उतने ही पैसे में, जो कि यहाँ पैसा वार्ड वाइज अलाट हो जाता है कि आपके इस वार्ड में इतना आपकी, तो क्या उसमें संभव है? हम लोगों ने इसकी मांग उठाई थी। हमारे साथी पार्षद रहे, MIC सदस्य रहे नीरज पटेल जी ने और भी हमारे अन्य साथियों ने, पार्षदों ने इस मांग को उठाया और हम लोगों ने इस वार्ड का जो आरक्षण था इसमें आपत्ति दर्ज कराई कि इस अधिनियम में धारा 1956 की धारा 10(3) में जो लिखा है आप उसके अनुसार ये वार्डों का आरक्षण क्यों नहीं करा रहे हो। उन्होंने बोला कि चूंकि शासन के निर्देश है। मैं कहता हूं कि 2 जून से हम लोगों के वार्डों पार्षद की वो खत्म हो गई थी, हम लोग 2 जून को निवर्तमान हो गए। तो 2 जून से अभी तक आपने क्या किया? आपके पास समय था, आप आनंद फानंद में जो ये सब काम कर रहे हो। नगर पालिक निगम रीवा की हमारे बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी ऐसा चाहते हैं कि वार्डों में बहुत सारी समस्याएं बरकरार रहें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जनसंख्या बराबर रहेगी तो वहाँ पे विकास कार्य ज़्यादा होंगे।
जैसा आप उदाहरण ले लो जनपद की, जनपद में 5 से 6 हज़ार फिक्स है मतदाता, चाहे वो एक पंचायत के हो, चाहे 3 पंचायत मिलकर हो, चाहे 5 पंचायत मिलकर हो। जिला पंचायत सदस्य के मतदाता फिक्स है 50 से 60 हज़ार एक वार्ड में। विधानसभा के मतदाता फिक्स हैं 2 से 2.5 लाख के बीच में एक विधानसभा होगी। तो ऐसे ही नगर पालिक निगम रीवा के वार्डों के मतदाता क्यों नहीं फिक्स हैं? क्यों एक तरफ 1500-1600? इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं उनके भी दूरदृष्टि का अभाव है। और रीवा कलेक्टर से तो हमने निवेदन किया कि आप इसको अभी समय है, मुझे लगता है कोरोना काल में चुनाव नहीं होना है, अभी तो उपचुनाव नहीं हुए हैं, तो ये इसके पहले भाई आप बेस्ट अधिकारी हो, आप ये लिख सकते हो कि अभी हमारे नगर पालिक निगम रीवा की वोटर लिस्ट अपडेट नहीं है, जनसंख्या आधारित अपडेट नहीं है, तो आप इसको रोक सकते थे, बाद में कर सकते थे। अब जनता की समस्या के लिए, जनता को के लिए हम आए, आपत्ति दर्ज कराए, और जनता यदि कहेगी तो इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। अब ये हाई कोर्ट हम लोगों को जाना पड़ रहा, ये एक दुर्भाग्य की बात है। यही आपत्ति दर्ज कराई थी रीवा कलेक्टर साहब भी, हालांकि वो ये वहाँ पे ये बोले, सबके सामने बोले कि आपकी आपत्ति बिल्कुल जिनाइन है, आप लोग गलत नहीं बोल रहे। तो जब गलत नहीं बोल रहे तो आप उसमें निर्णय लेना चाहिए, आपको आरक्षण रोकना चाहिए, पर उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने अपने सिस्टम से, शासन के निर्देशों से जो जैसा किया, हम लोगों ने आरक्षण कक्ष से बाहर आ गए। यही हम आपको बताना चाहते हैं। आपने हमारी बात जनता तक पहुंचाएं, हमने जनता की पीड़ा उठाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिला लगातार बढ़ता जा रहा है रेड जोन की तरफ। महज 24 घंटे के भीतर मिले कोरोना के 30 मरीज। अब तक की रीवा की यह सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शहर का जायजा लेने निकले कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त। कई दुकानों को किया सील। नगर निगम कर्मचारी की मनमानी व भ्रष्टाचार गरीब महिला के लिए बड़ी मुसीबत। और परिवहन कार्यालय में खुलेआम उड़ाई जा रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।